जय हिंद दोस्तों। लाखी देवी रामचंद्र शुक्ल महाविद्यालय तथा काव्य क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सिद्धार्थ विश्वविद्यालय तथा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के सिलेबस से संबंधित, जो कि राजनीति विषय के सिलेबस से संबंधित आप सभी लोगों के लिए उसका पाठ्यक्रम लेकर के यहाँ पर आया हूँ। अच्छी बात यह है कि सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय तथा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का जो सिलेबस है बिल्कुल सेम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेम सिलेबस होने की वजह से चाहे कोई भी बच्चा दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के अंतर्गत अपना प्रवेश लिया हो, चाहे सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय के अंतर्गत अपना प्रवेश लिया हो, वो कहीं से भी ऑनलाइन माध्यम से वो अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके सामने कठिनाइयां होती हैं, वो एडमिशन तो ले लेते हैं किसी न किसी महाविद्यालय में, लेकिन अपनी परिस्थितियों के बस वो रेगुलर क्लास नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं वो काम भी करते हैं और साथ में पढ़ाई भी करते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ इस YouTube के माध्यम से राजनीति विज्ञान विषय का सारा पाठ्यक्रम मैं इस ऑनलाइन चैनल अपने काव्य क्लासेस पे आप सभी लोगों का मैं पूरा करवाऊंगा। उसी सिलेबस से संबंधित मैं आप लोगों के सामने कुछ जितने भी पाठ्यक्रम है, जितने भी अध्याय हैं, यहाँ पर मैंने सब इस ब्लैक बोर्ड पर चाक के माध्यम से मैंने लिख दिया है। और मैं आज के टॉपिक में बस सिलेबस को ही समझाने की कोशिश आप लोगों को करूंगा। देखिए यहाँ पर लिखा है स्पष्ट शब्दों में, बीए प्रथम वर्ष सेमेस्टर फर्स्ट राजनीति विज्ञान। और बड़ी अच्छी बात यह है, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भारत का संविधान। अच्छी बात यह है कि तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, जो भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे कंपटीशन की, ये जो पाठ्यक्रम है, ये जो सिलेबस है विश्वविद्यालय ने जो बनाया है, बहुत ही बेहतरीन सिलेबस है। कंपटीशन के दृष्टिकोण से तो जान लीजिए बिल्कुल रामबाण है। सारी चीजें पॉलिटिकल साइंस से संबंधित कंपटीशन में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं इसी किताब से आते हैं। देखिए स्पष्ट कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा भारत के संविधान से जुड़ा हुआ ये पाठ्यक्रम है। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर का जो पाठ्यक्रम है ये बहुत ही कंपटीशन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और इसमें 8 यूनिट है, 8 इकाई है। और यह आपकी जो पुस्तक है भारत का राष्ट्रीय आंदोलन एवं भारत का संविधान, ये 21 अध्यायों में बटा हुआ है। 8 इकाई और 21 अध्यायों में ये बटा हुआ है। तो देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ कह रहा है कि अगर जो हम राजनीति विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे, शासन व्यवस्था को चलाने की कोशिश करेंगे, चाहे वह इस दौर की हो चाहे प्राचीन दौर की हो, तो किस समय में किस प्रकार की शासन व्यवस्थाएं संचालित की जाती थी, उसी शासन व्यवस्था के संचालन के लिए इस किताब में सारी चीजें दी गई है। कौन से अनुच्छेद के द्वारा कौन सा प्रयोग होता है, आधुनिक समय की बात करें और प्राचीन समय की बात करें तो किस प्रकार की शासन प्रणाली आज से हजारों वर्ष पहले हुआ करती थी, किस चीज को ज्यादा महत्व दिया जाता था। तो ये परंपरागत चीजों से लेकर के बिल्कुल आधुनिक शासन प्रणाली के बारे में इस किताब में बताया गया है। बहुत ही अच्छी पुस्तक है ये। तो मैं क्रम से आप लोगों को इसका पाठ्यक्रम जो है एक एक चैप्टर के अनुसार आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यह कह रहा है पहला, भारतीय राजनीतिक परंपरा, धर्म, राजधर्म, दंड नीति, नीति शास्त्र, मत्स्य न्याय एवं गणसंघ। मतलब हम भारतीय राजनीतिक परंपरा को समझें, प्राचीन काल से हजारों साल पहले के, तो किस प्रकार की शासन प्रणाली का प्रावधान हमारे यहाँ भारत में था। तो हम सभी लोग जानते हैं, मैं उस पर छोटी सी चर्चा कर दूं। जो हमारे यहाँ पहले शासन संचालन का कार्य किया जाता था वो वर्ण व्यवस्था के आधार पर किया जाता था। तो वर्ण व्यवस्था के आधार पर ही प्राचीन भारत में शासन प्रणालियों का संचालन किया जाता था। 4 वर्णों में पूरा समाज बटा हुआ था और सभी वर्णों को अलग अलग दायित्व दिए गए थे। इसी प्रकार से शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता था। उसके बारे में हम लोग चर्चा आगे करेंगे। फिलहाल ये देख लीजिए, फिर कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब देखिए
अब बात आ गई भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, यानी कि भारत में जब अंग्रेजों का शासन आया, अंग्रेजों के शासन को हम लोग सहने के बाद एक समय ऐसा आया कि भारत के लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए भारत की लोगों की आत्मा को प्रेरित किया। तो कह रहा कि उसका उदय, विकास एवं राजनीतिक प्रवृत्ति कैसे हुआ, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय प्रवृत्ति कैसे रहा, उसका विकास कैसे हुआ। तो प्रवृत्तियां ये फर्स्ट कह रहा है, और सेम वही चीज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उदय, विकास एवं राजनीतिक प्रवृत्तियां सेकेंड है। तो सेम चीजें यही, एक फर्स्ट एक सेकेंड। और फिर कह रहा है कि संवैधानिक विकास की अवस्थाएं, संवैधानिक विकास की अवस्थाएं, किस प्रकार से भारत का संविधान विकसित हुआ, भारत का संविधान प्रगति की तरफ चला, भारत के संविधान की क्या क्या अवस्थाएं थी, क्या क्या वो कारण थे। फिर कह रहा है यहाँ पर 5वें में कि संविधान सभा का गठन। अब क्या है, हम अपने संविधान सभा का गठन करने जा रहे हैं। संविधान सभा के गठन से आप सभी लोग यदि कंपटीशन की तैयारी करते होंगे, कहीं ना कहीं कोचिंग पढ़ते होंगे, तो संविधान सभा के गठन से आपके जो शिक्षक हैं, जो आपके गुरु हैं, जो आप लोगों को कोचिंग पढ़ाते हैं, वो आप लोगों को बताते होंगे भारतीय संविधान का दर्शन, संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना से भी बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं, इससे आप लोग पूरी तरह से परिचित हैं। भारतीय नागरिकता, लेसन 7 में हम पढ़ेंगे भारतीय नागरिकता को। तो इसमें ये कह रहा है कि भारत के लोग किस प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, विदेशी लोग किस प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, और किस प्रकार से लोग अपनी नागरिकता खोते हैं। इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे। अध्याय फिर 8 कह रहा है कि मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। तो आप सभी लोग जानते हैं कि मौलिक अधिकार और कर्तव्य से कंपटीशन में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, हर कंपटीशन में ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला कह रहा है राज्य नीति के निदेशक तत्व। आप सभी लोग जानते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व से भी बहुत सारे प्रश्न कंपटीशन में हमने भी देखा है कि बहुत सारे प्रश्न राज्य के नीति निदेशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार से पूछे जाते हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है। फिर कह रहा है कि मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों के मध्य विवाद का इतिहास, संविधान संशोधन की प्रक्रिया एवं संविधान की मूल संरचना। हम लोग सभी जानते हैं कि हमेशा से ही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों तथा लोगों के मौलिक अधिकारों के बीच हमेशा ही विवाद की स्थिति बनी रही है, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर अगला कह रहा है संघीय शासन, राष्ट्रपति, हमारे यहाँ संघीय शासन व्यवस्था की गई है। संघीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति की भूमिका क्या होती है। फिर अगला कह रहा है लेसन 12 मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री। तो इससे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि मंत्रिपरिषद का गठन कौन होता है, और मंत्रिपरिषद के बहुमत दल का नेता कौन होता है। ये सारे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। फिर अगला कह रहा है कि संसद, लोकसभा एवं राज्यसभा। इसमें कह रहा है कि हम सभी लोग जानते हैं हमारे संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इससे भी बहुत सारे प्रश्न कंपटीशन में आते हैं और इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर ये 13 अध्याय हो गया, 14 अध्याय और 15 अध्याय मैंने यहाँ लिखा है। कह रहा है कि राज्य शासन, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद एवं मुख्यमंत्री। जैसे कि केंद्र की सरकार में मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री होता है, ठीक उसी प्रकार से भारत के सभी राज्यों में राज्यपाल होते हैं, मंत्रिपरिषद होता है उनका, और तथा मुख्यमंत्री होते हैं। इससे भी बहुत सारे प्रश्न कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिर अगला कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के द्वारा हमारा संविधान हमें देता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। फिर सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ पर उच्च न्यायालय है। और फिर कह रहा है जनपदीय न्यायालय। आप सभी लोग जानते हैं जनपदीय न्यायालय हमारा स्थानीय न्यायालय होता है, जनपदीय न्यायालय। और फिर कह रहा है केंद्र राज्य संबंध।
हमेशा से ही केंद्र और राज्य के संबंधों में हमेशा विवाद की स्थिति रही है। तो इसके भी विवाद की स्थिति तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके बारे में भी हमारे संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि ये अधिकार क्षेत्र केंद्र सरकार के अंतर्गत आएंगे और ये अधिकार क्षेत्र राज्य सरकार के अंतर्गत आएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, इससे भी कंपटीशन में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। फिर 20 नंबर लेसन कह रहा है कि जनजातीय एवं उत्तर पूर्व क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान। तो हम सभी लोग जानते हैं कि पूर्वोत्तर भारत के लिए जो बहुत सारी जनजातीय क्षेत्र हैं, वहाँ की जनजातीय क्षेत्रों के लिए हमारे संविधान में बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं, बहुत सारी रियायतें दी गई हैं, बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं। तो इसके बारे में हम लेसन 20 में पढ़ेंगे। और लास्ट हमारा जो लेसन बच रहा है, जो लास्ट हमारा अध्याय बच रहा है, निर्वाचन आयोग एवं निर्वाचकीय सुधार। तो निर्वाचन आयोग से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद किसके द्वारा होता है, तो इसके भी संविधान में हमारी व्यवस्था हुई है। तो ये रहा राजनीति विज्ञान फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस, जो बहुत ही जल्द ही मैं अध्याय 2 अध्याय आप लोगों के सामने लेकर के हाजिर होने वाला हूँ। लेकिन अब चूंकि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 2 तारीख से ही परीक्षा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की चल रही है, तो हमारे पास इतना वक्त नहीं है। हमारे यहाँ भी कॉलेज में 5 तारीख से, यानी कि परसों, आज 3 नवंबर है, 5 नवंबर से हमारे यहाँ परीक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी, जो कि 30 नवंबर तक चलेंगी। तो अगर जो मुझे इस वक्त मिलता है तो निश्चित रूप से मैं पहले अध्याय से ही आप लोगों को अभ्यास कराना, पढ़ाना शुरू कर दूंगा। और इसको सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय के बच्चे जो भी ऑनलाइन पढ़ना चाहें, घर पे ही रह करके वो काव्य क्लासेस से जुड़ करके, बिल्कुल निःशुल्क क्लासेस हमारे यहाँ चलता है। मैं वीडियो बना करके आप लोगों पर अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जिसके माध्यम से आप सभी लोग घर पे ही बैठ करके अपनी साझाएं को समझ पाएंगे। वैसे तो हमारे महाविद्यालय लाखी देवी रामचंद्र शुक्ल में सारे बच्चों को किताबें निःशुल्क दी जाती हैं। हमारे यहाँ के बच्चे तो किताब लेकर के ही घर जाते हैं, अपना पढ़ाई करते हैं। लेकिन अगर जो हम ऑनलाइन माध्यम से जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं किसी कारणवश, यदि उनको भी पढ़ाएं तो उनके लिए भी ये लाभदायक सिद्ध होगा। तो इसी के साथ ये मेरा छोटा सा वीडियो था, ये छोटी सी जानकारी आप लोगों के सामने थी। बने रहिए काव्य क्लासेस के साथ। जय हिंद।